हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नई सीरीज में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नॉवलिस्ट दिखाया जाता है जो कि एक थर्ड रैंक का होता है। और उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होती है क्योंकि बस उसके पास इतना पेमेंट नहीं मिल रहा होता। हाँ, क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता। तो वो अपना हर एक महीना किसी न किसी दोस्त से उधारी मांग कर चला रहा होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा डेब्ट के अंदर होता है। और ओवरवर्क भी कर रहा होता है ताकि वो कुछ कमा सके। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर उसे कुछ भी है वो नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि वो कोई ना कोई तरीका वो निकाल लेगा। इसी प्रकार से वो कंटिन्यूअसली नोवेल के ऊपर कमेंट्स आ रहे होते हैं, वो उनके ऊपर देखता है तो सभी लोग बोलते हैं यार तुम्हारी स्टोरी तो बकवास है, कुछ नया करो या फिर तुम ये लिखना छोड़ ही दो। तो वो इस चीज़ से बड़ा ही ज़्यादा डिसअपॉइंट है वो हो रहा होता है। लेकिन वो फिर भी राइटिंग वो नहीं छोड़ता। तो सोचता है कि उसे एक नई स्टोरी वो लिखनी चाहिए। लेकिन तभी वो महसूस करता है कि उसकी नाक से ब्लड वो निकल रहा है। और वो सोचता है कि अचानक से उसकी जो नोज़ ब्लीडिंग है वो क्यों होने लग गई। तो टिश्यू टिश्यू तलाश करने लगता है। तभी सामने की वो जो बंदा है टिश्यू उसे ऑफर करता है। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट राइटर भी उसे थैंक यू बोलता है इस चीज़ के लिए। लेकिन वो जब रियलाइज़ करता है कि वो एक्चुअली अपने रूम के अंदर नहीं है, क्योंकि ये जो लोकेशन है कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट वो लग रही होती है। तभी पास में जो बंदा खड़ा होता है जिसने टिश्यू ऑफर है वो किया होता है, वो बोलता है कि तुम्हारा नाम ली मिंग चेन है और तुम एक वेब नॉवलिस्ट ऑथर हो और तुमने अपने काम में ओवरवर्क कर लिया जिससे आज तुम्हारी जो मौत है वो हो चुकी है। तभी सामने की ओर जो सिंहासन के ऊपर बंदा बैठा होता है वो बोलता है, तुमसे मिलकर के खुशी हुई। मेरा नाम है यमराज, या फिर तुम मुझे हेल का किंग भी है वो बोल सकते हो। तुम्हारा हेल के अंदर स्वागत है। अब यहाँ पे जो ली है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। अभी तो वो अपने रूम में था और अभी वो इतनी जल्दी नरक के अंदर भी आ गया। और यमराज उसे बताता है कि तुम वाकई में सदी के सबसे बड़े लकी इंसान हो। जबकि यहाँ पे ली को कुछ ही पता नहीं होता और वो बोलता है कि मैं और लकी जो एंटायर लाइफ मैंने स्ट्रगल में बिताई है, जिसकी एक सिंगल गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और मैं लकी। तो यमराज वो बताता है कि एक्चुअली तुम 7,77,77,07,770 नंबर भी सोल हो। तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा लकी नंबर है वो होता है। और प्राइज के रूप में मैं तुम्हारी एक विश को पूरा है वो करूँगा। हाँ, लेकिन तुम इस प्रकार की विश है वो नहीं मांग सकते कि हाँ मुझे गोड बना दो, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे परमिटेड है वो नहीं है। तो जो ली है वो बोलता है क्या मुझे समय मिल सकता है कुछ सोचने का, क्योंकि मैं अभी-अभी घर के अंदर था और अभी-अभी यहाँ पे आ गया, तो मुझे कुछ भी समझ में वो नहीं आ रहा। लेकिन जो यमराज होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वेट करूँ और मैं इस चीज़ का आदी वो नहीं हूँ। और इस बात से जो ली है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि यमराज का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा ही डेडली होता है। तो वो हड़बड़ी में बोल देता है कि फिर मेरे को एक जीवन जीने का मौका दे दो एक नोवेल के अंदर, जो कि एक हरम टाइप, एडवेंचर टाइप और मोस्ट द मोस्ट हरम तो हो ही है उसके अंदर। इस टाइप की जो कॉमिक है या नोवेल है वो होनी चाहिए। अभी सुनने के बाद में जो यमराज है उसे भी थोड़ा इंटरेस्ट वो आने लगता है कि ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। तुम तो वाक़ई में एक नॉवेलिस्ट हो और एक नॉवेल की दुनिया जीना चाहते हो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हें उस लाइफ़ को जीने का मौका तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम अपने द्वारा लिखी गई नॉवेल के अंदर अपनी लाइफ़ नहीं जी सकते। तो मुझे बताओ कि तुम्हें कौन-सी नॉवेल के अंदर जाना है? अब यहाँ पे ली ने तो प्लानिंग की थी कि वो अपनी किसी नॉवेल में जाएगा जहाँ पे उसे सारी कहानी का पता होगा और वो उस लाइफ़ में जाने के बाद में उस वर्ल्ड का गॉड बन जाएगा। लेकिन लगता है ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। तभी उसे याद आता है कि उसने एक नॉवेल को पढ़ा था और उसे उस स्टोरी के जो मेन प्लॉट है उनके बारे में पता है। प्रॉपर पूरी स्टोरी तो नहीं पता लेकिन मेन प्लॉट का पता है, तो शायद ये नॉवेल उसके लिए सही रहेगी क्योंकि उसे मेजर इशू के बारे में पता है। और अगर वो वहाँ का प्रोटैगनिस्ट बन जाता है तो वो एक कंफर्टेबल लाइफ उस वर्ल्ड के अंदर जी सकता है। तो ली बता देता है कि जो नॉवेल है उसका नाम है मैं हंटर स्कूल का कम उपलब्धि वाला छात्र हूँ। मुझे इस नॉवेल के अंदर रिकार्नेट है वो होना है और मैं इस नॉवेल को चूज़ करता हूँ। तो जो हेल किंग है वो बोलते हैं कि काफ़ी समय बाद ही मेरे पास इस प्रकार की विश आई है कि कोई नॉवेल के अंदर जीना है वो चाहता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा विश है वो और देता हूँ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर के वो खुश होते हुए बोलता है कि वाक़ई में? तो ठीक है, मेरे को है ना कहानी के जो मेन प्लॉट है उसे 2 साल पहले वाले टाइम के अंदर भेजना। और ली मन के अंदर सोचता है कि 2 साल बाद में जो मेन कैरेक्टर है वो आकर के सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉलेज के अंदर मिसबिहेवियर करता है और आगे जा कर के सक्सेसफुल बनता है। तो उस टाइम पीरियड को मैं सुधार करके अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें और भी अच्छा कर लूँगा और काफ़ी अच्छा से जो काफ़ी अच्छी लाइफ़ और नॉर्मल लाइफ़ वो जीऊँगा। तो जो हेल किंग है वो इसकी परमिशन दे देते हैं और वो तभी वहाँ से डिसअपीयर होने लगता है उससे पहले ही। वो बोलता है कि मुझे तो सोचने का तो मौका दो कि मैं दूसरी विश क्या माँगूँ? हाँ, ऐसा करो, मुझे सबसे हैंडसम, मैं हैंडसम से भी हैंडसम बंदा है वो होना चाहिए। जैसे कि जो एक्टर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, मेरी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है वो होना चाहिए। ये कहते हुए उसकी जो सोल है वहाँ से डिसअपीयर है वो हो जाती है। तभी जो हेल किंग का एक बंदा है वो बोलता है कि ये सोल तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी।
तो जो हेल्किंग है वो बोलता है कि वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उसने इस प्रकार की स्किल माँगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कि वो इस प्रकार की बात कहेगा कि उसे उस नोवेल के प्रोटैगनिस्ट की बॉडी के अंदर डालना है। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हेल्किंग ने उसे जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी बॉडी के अंदर नहीं डाला और धीरे-धीरे उसकी जो सोल है वो मर्ज होने लग जाती है और सिस्टम का नोटिफ़िकेशन आने लगता है। जो ली है उसकी जो सोल है वो ट्रांसफ़र है वो हो रही है और वो जल्दी जो नोवेल है उसके कैरेक्टर का पार्ट है वो बन जाएगा। फिर एक और नोटिफ़िकेशन आता है जो ली है उसकी सोल कांग सिंह हयूं के अंदर ट्रांसफ़र है वो हो रही है और उसकी जो बॉडी है वो रिप्लेस हो रही है कंप्लीटली। अभी सुनने के बाद में थोड़ा रिलीफ महसूस करता है कि फाइनली उसे जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी बॉडी में रिकार्नेशन होने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ आता है कि एक सेकंड आखिर ये कांग कौन है? मैं तो इस कांग को कुछ भी नहीं जानता। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो तो कोई और ही होना चाहिए जिसका नाम ली जी सिंह होना चाहिए। आखिर ये बंदा कौन है? अब धीरे-धीरे जो कांग है उसकी मेमोरी यहाँ पे ली के माइंड के अंदर आने लगती है और उसे पता लगता है कि जिस नोवेल के अंदर वो जा रहा है उसमें 10 साल की एज के अंदर ही जो बंदे हैं उनके अंदर हंटर का टैलेंट है वो अवेकन है वो होने लगता है, जो कि लो से लेकर के हायर तक हो सकता है। वो उनके एप्टीट्यूड टेस्ट से रिजल्ट का पता लगने के बाद में उन्हें उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग जो हंटर स्कूल होती है वहाँ पे भेज दिया जाता है। लेकिन अनलकीली जो कांग है वो एक अनाथ था और उसका इस प्रकार का टेस्ट है वो नहीं हो पाया, जिससे कि वो कभी भी हंटर स्कूल है वो नहीं जाग पाया क्योंकि उसकी जो टेस्ट करने वाली किट थी उसे छुपा दिया गया था और बिना किसी एप्टीट्यूड टेस्ट के और ऑर्फन होने के कारण उन्हें अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे लोवेस्ट स्थान है वो दिया गया, जिससे कि उन्हें किसी भी हंटर स्कूल में ना भेज करके जो नॉर्मल स्कूल होती है वहाँ पे भेजा गया, जिससे कि उनकी जो लाइफ है पूरी तरह से डिफरेंट हो गई। लेकिन कुछ समय बाद में जो लॉ है वो पूरी से बदल गया और जो इन्फॉर्मेशन लॉ वाले लोगों को इस बारे में पता चल गया और उन लोगों ने इन सभी लोगों का जो रीटेस्ट है वो कराया और टेस्ट कराने के समय जो इसका ग्रेड है वो मिड ग्रेड का निकला और ये टॉप 15% लोगों के अंदर आता था। लेकिन तब तक उसने बिना हंटर स्कूल के ही अपनी जो नॉलेज वो प्राप्त है वो कर ली थी, तो वो अब हंटर स्कूल के अंदर नहीं जा सकता था। तो उसने इस रिजल्ट के आने के बाद में 20 साल की उम्र के अंदर हंटर के लिए बैग उठाने का काम है वो शुरू कर दिया और कुछ समय बाद में वो फाइनली अवेकन हो गया, तो वो खुद एक हंटर बन गया और उसने एक गिल्ड को ज्वाइन है वो कर लिया और भी बहुत सारी जो मेमोरी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन सिस्टम इतनी सारी मेमोरी एक साथ आपके माइंड के अंदर नहीं डालना चाहता, जिससे कि आपके माइंड के ऊपर जो प्रेशर वो पड़ेगा, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे जो मेमोरीज है वो अनलॉक होती रहेगी और ली सोचता है कि इसकी ज़िंदगी मेरी लाइफ से कुछ डिफरेंट है वो नहीं है, लगता है कि मेरे साथ स्कैम है वो हुआ है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई नॉवल के अंदर जाना चाहता है तो वो प्रोटैगनिस्ट की जो बॉडी है उसी के अंदर जाएगा। दूसरे किसी कैरेक्टर के अंदर वो जाकर ये करेगा भी क्या? लगता है मेरी जो सेकंड लाइफ है वो भी इस प्रकार से मिसफॉर्चुनेबल होने वाली है। और मेमोरी के अकॉर्डिंग जो ली है उसे पता चला होता है कि उसने अभी-अभी जो एक स्कूल है उसके अंदर टीचर के लिए अप्लाई वो किया है और वो इसी स्कूल के अंदर बढ़ाएगा जिसके अंदर हो सकता है जो प्रोटैगनिस्ट है वो स्टडी करने वाला हो। और ये नोवेल के अंदर प्रेजेंट हुआ था, लेकिन ये एक्स्ट्रा का भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जिससे कि इसे याद रखवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वाक़ई में यार मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ। अगर मैं सेकंड लाइफ़ है वो नहीं माँगता तो शायद मैं हेवन के अंदर चला जाता। क्या मैं वापस जाकर के उनसे आर्ग्यू वो कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अपने आप को मार लूँ तो मैं हो सकता है तब यमराज से मिल सकूँ। लेकिन उसे यमराज की वो आँखें याद आती हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने आप को मार कर भी अगर वहाँ पे जाएगा तो उसे कुछ भी है वो नहीं मिलने वाला। और फिर फाइनली जो सिस्टम है वो उसे गुड लक कह कर के उसकी जो रियल बॉडी है उसके अंदर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे ली अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनसैटिस्फाई होता है और वो फाइनली यहाँ पे जो कांग है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र है वो हो जाता है और होश के अंदर आता है। तभी जो कांग है उसके फ़ोन के ऊपर जो चेस गिल्ड है उसकी फाइनेंशियल टीम का कॉल है वो आता है और कांग उठाता है तो उसके ऊपर सामने की ओर से आवाज़ आती है, चेस गिल्ड के अंदर जितना भी आपकी बकाया रकम थी वो हमने आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र वो कर दी है। अगर बैलेंस के रिगार्डिंग कोई भी एरर या इशू हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हैं। और इस समय जो ट्रांजैक्शन है वो 3 करोड़ 88 लाख रुपए हुई होती है और उसके पास अभी टोटल 30 करोड़ 95 लाख 32,485 रुपए होते हैं। अब इतना बैलेंस देख करके तो यहाँ पे कान की आंखें फट करके बाहर आ जाती है क्योंकि उसने रियल लाइफ के अंदर इतने पैसे वो नहीं देखे थे। तो वो उसको दोबारा काउंट करता है और वो सोचता है कि उसे अपनी जो सेकंड लाइफ है वो दोबारा से शुरू वो कर देनी चाहिए। वाकई में अब तो मुझे कांग से प्यार है वो हो चुका है
क्योंकि आज से मैं इसी की लाइफ वो जीने वाला हूँ। जो हंटर है वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा अमीर है वो होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट कमाई वो करते हैं। मुझे लगा था कि इसकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी की तरह है, जैसा कि मुझे मेमोरी से याद आया था। लेकिन 30 करोड़ रुपए यार, ये कम अमाउंट नहीं होता। इसके साथ मैं आराम से कंफर्टेबल लाइफ है वो जी सकता हूँ और अपनी जो लाइफ है उसे ईज़ी गोइंग है वो बना सकता हूँ। अब हमें इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा-सा बताया जाता है। इस वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर, पोर्टल और हंटर्स है वो एग्ज़िस्ट करते हैं और ये जो वर्ल्ड है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है और अभी वो 25 साल का है और उसके बैंक बैलेंस 30 करोड़ रुपए है और वो बहुत ही हद से ज़्यादा हैंडसम बंदा है। तो इस बंदे के पास सब कुछ है, इसके पास वेल्थ भी है, इंटेलिजेंस भी है, एबिलिटी भी है और ये अभी जो चेस गिल्ड है उसके अंदर बी क्लास का हंटर भी है। हाँ, वो जो प्रोटैगनिस्ट है उसके जितना अमीर तो नहीं है और फ्यूचर के अंदर वो एक्स्ट्रा बंदा होने के कारण बुला दिया जाएगा क्योंकि उसकी जो पावर है वो प्रोटैगनिस्ट के बीच के जो पावर है उसमें गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। मेरे आने से जो स्टोरी है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क है वो नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छा रहेगा कि मैं अपनी जो नॉर्मल लाइफ़ है वो जिऊँ। वैसे इस स्टोरी के अंदर 2 मेन प्रोटैगनिस्ट है वो होते हैं। जो ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम होता है किम डू ह्यूंग और जो सेकंड प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम होता है ली जी सियोंग, जो कि दोबारा से रिकार्नेट हुआ होता है अपनी बॉडी के अंदर, जिससे कि उसे भविष्य के अंदर होने वाले बहुत सारे मेजर इशू या इंसिडेंट के बारे में पता होता है और अपनी फैमिली की वेल्थ के कारण वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में रहता है और उसकी पावर का यूज़ करते हुए और घटनाओं को पता होने के कारण वो कंटिन्यूसली अपने और जो सेकंड प्रोटैगनिस्ट है उसके गैप को कम करते जाता है और उन दोनों प्रोटैगनिस्ट की तुलना में वो दोनों तो फाइटर जेट्स हैं और मैं एक बच्चों द्वारा खिलौना खेलने वाला जो प्लेन है उसका। वैसे उन लोगों से मेरी तुलना है वो नहीं की जा सकती क्योंकि मैं उन लोगों का कोई भी मैच है वो नहीं हूँ। और वैसे मेरा कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं प्रोटैगनिस्ट की तरह कम्पीट है वो करूँ। मैं तो बस अपनी कंफर्टेबल लाइफ है वो जीना चाहता हूँ। और अगर मैं थोड़ी-सी मेहनत करूँ तो ये चीज़ पॉसिबल है वो हो सकती है। क्योंकि कुछ समय बाद में एक खतरनाक पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा जिससे कि इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेडली और ख़तरनाक जो मॉन्स्टर है वो अपीयर हो जाएँगे। उस समय इन दोनों प्रोटैगनिस्ट को साथ में आना होगा और इस आर्मी को हैंडल वो करना होगा। ये दोनों मिलकर के ही इंसानियत की अंतिम होप है वो होंगे। पूरी ह्यूमन काइंड यही आस लगाएगी कि ये दोनों बंदे मिलकर के पूरी इंसानियत को बचा सकें। तभी वहाँ पे जो हंटर स्कूल है उसका मैसेज आता है कि आप स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर के रूप में सेलेक्ट हो चुके हो। हम लोगों ने आपको सैलरी और बाकी सभी डिटेल जो ईमेल है उसे फॉरवर्ड कर दी है। ये सब देख कर के ईवल वे के अंदर हँसते हुए जो कांग है वो सोचता है कि मैं फ्यूचर को जानता हूँ और फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को इसी प्रकार से ईज़ी से जी सकता हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि स्टोरी लाइन चेंज है वो हो जाए। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है अगले दिन की ओर। ये पहला दिन होने वाला होता है जब इन चेस स्किल को छोड़ कर के यहाँ पे जो कांग है एक इंस्ट्रक्टर के रूप में पढ़ाना शुरू है वो करेगा। और कल पूरे दिन जब उसे टाइम मिला था तो उसने जो कांग है उसके बारे में पता लगाया, जैसे कि मोबाइल हिस्ट्री चेक करना और बैंक बैलेंस वगैरह ट्रांजैक्शन वगैरह देखना। तब उसे पता चला कि जो कांग है बाकी बंदों से इतना ज़्यादा टच में वो नहीं रहता और जब उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट दी गई तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही बंदों के नाम थे। एक तो थी चेस गिल और दूसरा नाम था जूनियर सियोरा। जबकि कांग ने सोचा था कि वो इतना हैंडसम फेस के साथ है तो उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड तो होगी। ये बंदा तो वाक़ई में इस चेहरे का कोई भी यूज़ है वो नहीं ले रहा। अब मुझे समझ में आ रहा है जो अमीर लोग होते हैं उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम है वो होती है। पास्ट लाइफ़ के अंदर मैंने इस चीज़ से गिव अप वो कर दिया था, ये कहते हुए कि मेरे को डेटिंग और मैरिज वगैरह चीज़ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं इस बात के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें वो हाँका करता था कि अकेला रहना ही बेस्ट है। लेकिन मैं उन्हें अंदर की बात क्या बताता कि एक ऐसा बंदा जो कि थर्ड रेटेड नोवेल आर्टिस्ट है या नोवेल राइटर है, उसके खुद के रेंट चुकाने के पैसे नहीं है, वो आजकल डेटिंग या मैरिज वो अफोर्ड है वो कैसे कर सकता है? लेकिन मैं दिल से ये सभी चीज़ करना चाहता था, लेकिन ये मेरे बस के अंदर नहीं थी। लेकिन अब प्रेज़ेंट टाइम के अंदर ये सारी सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। और वो अभी स्कूल के फैकल्टी ऑफिस के बाहर खड़ा होता है और वो सोचता है कि अब से मेरी जो नई लाइफ है वो शुरुआत होगी और मैं पूरी एक्साइटेड के साथ और नई एनर्जी के साथ इस लाइफ को स्टार्ट करना चाहता हूँ। और रूम के अंदर जाते ही वो सभी को हेलो बोलता है और अपना जो नाम है वो बताता है और वो बता देता है कि वो फर्स्ट ईयर को स्वॉर्डमैनशिप इंटर्नशिप है वो कराएगा और वो स्वॉर्डमैनशिप का इंस्ट्रक्टर बन चुका है। और मिलते हैं रूम के अंदर जो टीचर हैं वो नॉर्मल देख रहे होते हैं। इस प्रकार का रिएक्शन देख कर के थोड़ा-सा यहाँ पे कांग एम्बैरेस महसूस करता है।
और सामने बैठा जो टीचर पार्क है उसका वेलकम वो करता है और यहाँ पे कांग को उसकी जो डेस्क है वो बताता है। इस प्रकार का वेलकम देख कर के कांग भी उसका शुक्रिया अदा है वो करता है। और उसकी जो कलीग फीमेल टीचर्स होती हैं वो तो यहाँ पे कांग का हैंडसम चेहरा देखकर बिल्कुल फ्लैट वो हो चुकी होती है। वो बोलती है कहीं ये एक्टर तो नहीं, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। क्लास के बच्चे इतने ज़्यादा हैंडसम टीचर को देखेंगे तो वो तो क्रेजी है वो हो जाएंगे। तो ये अपनी तारीफ सुनने के बाद में जो कांग है वो उन्हें शुक्रिया अदा करता है। तो वो लोग कुछ सवाल करने लगते हैं कि आखिर आप इंस्ट्रक्टर बनने से पहले क्या काम किया करते थे? तो यहाँ पे बड़े ईज़िली कांग बता देता है कि वो चेस गिल्ड के अंदर था। अब ये चीज़ तो उनके लिए और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि जो चेस गिल्ड है काफ़ी जानी-मानी और फेमस गिल्ड के अंदर आती है। तभी पीछे की ओर से एक और टीचर आते हुए बोलता है, जो चेस गिल्ड है वहाँ से एक बंदा हमारी स्कूल के अंदर रिक्रूट किया गया है। लगता है इस बार स्कूल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है वो दिखाया है। फिर वो अपने बारे में बताता है कि वो सेकंड ईयर को एक्सपेरिमेंटशिप है वो सिखाता है और मेरा नाम जियोंग है, तुमसे मिलकर ये खुशी हुई। और मैं पहले जो हवारंग गिल्ड है उसके अंदर था और मैं जो 6 हंटर स्कूल है वहाँ से ग्रेजुएट है वो हुआ हूँ। आखिरकार तुम कौन सी हंटर स्कूल से ग्रेजुएट है वो हुए हो? अगर तुम जैसा हैंडसम बंदा है तो ये तो हो ही नहीं सकता उस स्कूल के अंदर वो फेमस ना रहा हो। तभी एक फीमेल टीचर वो बोलती है, मैं साथ ही हंटर स्कूल से ग्रेजुएट है वो हुई थी, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी भी वो नहीं सुना। तब हो सकता है ये शायद चौथी हंटर स्कूल से हो। तो जो दूसरी फीमेल इंस्ट्रक्टर होती है वो बोलती है कि वे पांचवी हंटर स्कूल से ना ग्रेजुएट वो हुई थी और मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो यहाँ पे जो कांगो बोलता है कि एक्चुअली मैं हंटर स्कूल से ग्रेजुएट ही वो नहीं हुआ, तो तुम लोग कैसे मेरे बारे में सुनोगे। ये चीज़ उन तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी कि ये बंदा कह क्या रहा है। तो एक जो फीमेल इंस्ट्रक्टर है वो बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुए, क्योंकि तुमने हमारे देश से हंटर स्कूल गए नहीं, तुमने अब्रॉड से ये एजुकेशन है वो ली है, इसलिए तुम्हारे पास डुअल सिटीजनशिप है। तो कांगो बोलता है, मैं इस देश के प्रति वफादार हूँ और मेरे पास एक ही नागरिकता है। मैं कभी भी हंटर स्कूल है वो नहीं गया, मैं एक नॉर्मल स्कूल है उसके अंदर गया और वहीं से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन आ गई थी। अब ये बात सुनने के बाद में तीनों टीचर के चेहरे लटक जाते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है वो हो चुके हैं। और जो टीचर जियोंग था वो भी अपना हाथ झुकाते हुए बोलता है कि अरे यार, अपना समय यहाँ पे बर्बाद किया और अपने हाथ को भी यहाँ पे ख़राब कर लिया। मैं तो बाहर जा रहा हूँ कुछ फ्रेश हवा खाने। ये सुन कर के भी जो फीमेल इंस्ट्रक्टर होती हैं वो भी उसके साथ वो चली जाती है। और जाते-जाते जो जियोंग है वो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि हमारी स्कूल है इतना नीचे गिर जाएगी, उनके पास पैसों की इतनी कमी होगी कि वो इस प्रकार के बंदे को अपॉइंट वो करेगी। लगता है ये किसी प्रकार का कोटा सिस्टम है और कोटा से इसने इस पोजीशन वो प्राप्त वो की है। ये जो नॉन हंटर लोग हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त वो नहीं किए जा सकते, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी काम को समझ में नहीं आ रहा होता, क्या मैं और नॉन हंटर, मैं तो ऑलरेडी हंटर हूँ, आखिर इन लोगों का कहने का क्या मतलब है। तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है कि कुछ और मेमोरीज यहाँ पे अनलॉक है वो की जाती है और हमें बताया जाता है जो हंटर फैक्ट्री होती है वो टेस्ट किट को रिलीज वो करती है। इसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि आखिर बंदे के अंदर हंटर बनने का एप्टीट्यूड है या नहीं। इसके अंदर इस प्रकार का सीरम होता है, जो लिक्विड होता है वो ब्लड के अंदर जाने के बाद में एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकालता है, लेकिन उस सीरम की कॉस्ट ही 1 लाख होती है। जिसके कारण ही जिस ऑर्फन के अंदर कांग था उसने इस सीरम को बेचने के लिए इनका टेस्ट है वो नहीं कराया था, लेकिन लास्ट में वो बंदा पकड़ा गया था और इसका जो दोस्त था उसने इसका दोबारा से टेस्ट है वो कराया था। और हंटर बनने के बाद में ये उसी के साथ मिशन के ऊपर जाया करता था, लेकिन इनके अंदर भेदभाव किया जाता था क्योंकि ये लोग हंटर स्कूल से बिलोंग वो नहीं करते थे। इस प्रकार से भेदभाव किए जाने के कारण पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर आंदोलन छिड़ गया। सभी लोग इस चीज़ के खिलाफ हो गए और कहा कि एक नया एक्ट है वो पारित किया जाए, जिससे कि कोटा सिस्टम रखा जाए नॉन हंटर्स के लिए। और फाइनली इतनी सारी हड़ताल के बाद में एक नया एक्ट है वो लागू कर दिया, जिसके अंदर नॉन हंटर जो स्कूल होती है उनके अंदर एक कोटा सिस्टम है वो रखा गया। लेकिन ये कोटा सिस्टम आने के बाद में भी इस प्रकार की जो ये डिफरेंस था, लोगों में भेदभाव था, वो ख़त्म है वो नहीं हुआ। उनकी पीठ पीछे ये चीज़ कंटिन्यू से चलती रही और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो भविष्य के अंदर हम आपको ये गाइड करते हैं, किसी को भी ये मत बताना कि तुम नॉन हंटर स्कूल से पढ़े हुए हो, वरना ये तुम्हारे लिए यूज़फुल है वो नहीं रहेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आने के बाद में वो सोचता है कि ये थोड़ी देर पहले दे देता तो मैं उस बंदे को कुछ भी इस बारे में नहीं बताता।
अब मुझे समझ में आ चुका है कि वो लोग मुझे देखकर इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है वो क्यों थे। और टीचर पार्क उसे काम करने की कोशिश करता है कि पहले दिन के अंदर ही तुम्हें इस प्रकार का माहौल देखने का मौका मिला, लेकिन अपने आप को डिसअपॉइंट मत करो, तुम्हें तो पता है कि ये इसी प्रकार का क्लाइमेट हमेशा ही अवेलेबल रहता है। तो कांग बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं कोटा से आया हूँ तो मैं उनकी बात को समझ सकता हूँ। तभी जो पार्क है वो बोलता है, कोटा? आरकर तुम किस कोटा की बात कर रहे हो? ये एक हंटर स्कूल है, यहाँ पे कोटा-वोटा काम नहीं करता, तुम प्रॉपर एग्ज़ाम दे कर के सिलेक्ट वो हुए हो। तो कांग समझ जाता है कि जो बाकी टीचर हैं, उन्होंने यहाँ पे किसी प्रकार की गलतफ़हमी वो पाल ली है और हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है उन्हीं 3 टीचर की ओर। और जो जियोंग है वो बोलता है कि हमारे स्कूल ने आकर उसे हायर है वो क्यों किया है? लगता है सरकार का कोई प्रेशर होगा तभी हायर है वो कर लिया होगा। चलो वैसे ही वो फर्स्ट ईयर का टीचर वो बनने वाला है, तो उसके अंदर बेसिक चीज़ें वो सिखाई जाती है, तो उन्हें ज़्यादा कुछ नुकसान ना वो नहीं होगा। तभी एक और जो फीमेल टीचर वो बोलती है, वो दिखने के अंदर तो ठीक ही है। इसी प्रकार से वो बातें कर रहे होते हैं, तो दूसरी एक और फीमेल टीचर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट ईयर के बंदों को बोलना होगा कि स्वॉर्डमैनशिप की ट्यूशन लेना शुरू कर दे, क्योंकि उस टीचर से भी तो कोई भी उम्मीद है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर उन्होंने अच्छे से सीखा तो उन्हें क्लासेस है वो लेनी चाहिए सेपरेटली। तभी हम देखते हैं वो किसी पर्सन से टकरा जाती है और हम देखते हैं कि और कोई नहीं होता, कांग वहाँ पे आ चुका होता है और वो बोलता है कि एक्चुअली मैं भी यहाँ पे फ्रेश हवा खाने के लिए आया था। चलो तुम लोग यहाँ पे मिल ही गए तो मैं गलतफ़हमी को दूर वो कर देता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी भी कोटा या बोनस पॉइंट से नहीं आया हूँ। मैं प्रॉपर एग्ज़ाम दे कर के सिलेक्ट है वो हुआ हूँ। अब मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चों के बीच में किसी प्रकार की गलतफ़हमी है वो ना फैले। तो आप इस चीज़ को समझ ही वो सकते हैं। तो जो जियोंग है वो बोलता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पे किसी प्रकार की गलतफ़हमी हो रही है। हम लोग इस प्रकार का बिहेवियर इसलिए नहीं कर रहे कि तुम एक कोटा से आए हो, बोनस पॉइंट से आए हो या नेपोटिज़्म से आए हो। हम लोग इस प्रकार की एक्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि तुम्हें किस प्रकार से सिखाया गया है। अगर तुम नॉन हंटर स्कूल से हो तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैनर्स अवेलेबल नहीं है जो हम लोगों ने हासिल वो किए हैं। तुम्हारा लेवल हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं और हमसे अब दोबारा से बात करने की कोशिश वो मत करना। अगर तुम्हें फ्रेंडशिप सर्कल बनाना ही है तो जो नॉर्मल दूर से सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे बात करो और उनसे जाकर के सोशलाइज है वो हो जाओ। और वो जाते-जाते भी इसी प्रकार की 2-3 बात ह्यूमिलेट करने वाली कांग को बोल देता है और वो लास्ट में ये भी बोलता है कि अगर तुम डिससैटिस्फाई हो मेरी बात से तो तुम डुअल ऑफ ऑनर का भी यूज़ करते हुए अपने जो हॉनर के लिए लड़ सकते हो। लेकिन अगर तुम मुझसे 1 महीने बाद में लड़ोगे तो मैं प्रमोशन हो जाऊँगा एक क्लास के अंदर। फिर तुम्हारे पास अच्छा रीज़न होगा कि तुम अपने हायर लेवल वाले बंदे से हारे हो, तो तुम्हें थोड़ा एम्बैरेसमेंट कम होगा। तो यहाँ पे जो कांग है उसे अपनी पास्ट लाइफ ली वाली बात है वो याद आती है। वो एक नई स्क्रिप्ट लिख करके एक बंदे के पास लेकर के जाता है कि इससे वो डेब्यू वो कर सकता है इंडस्ट्री के अंदर और तहलका मचा सकता है। तो सामने वाला बंदा है वो बोलता है कि यार तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? डेब्यू डेब्यू में कुछ नहीं पड़ा, ये स्क्रिप्ट राइटिंग सिर्फ तुम पार्ट टाइम के अंदर ही रखो और मैं बाकी चीज़ों को हैंडल वो कर लूँगा। इसे कभी भी अपनी हॉबी है वो मत बना लेना। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तो जो ली है उसने सब कुछ डेडिकेट कर दिया होता है और वो अभी भी और वर्क ही कर रहा होता है। और अगले ही साल उसे पता चलता है कि जो उसने मास्टरपीस स्टोरी बनाई थी, वो उस बंदे ने कॉपी कर कर के अपलोड है वो कर दी। अब जब मैं उस चीज़ को डाल रहा हूँ, तो सभी लोग मुझे ही कॉपीकैट है वो कह रहे हैं। उस दिन के बाद से सभी लोगों ने मुझे गालियाँ निकाली और मेरा जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया। और वही सभी चीज़ मुझे यहाँ पे जो कांग है उसके साथ लगती है, वो भी अपनी लाइफ़ से डिससैटिस्फाई है। अगर मुझे अपनी लाइफ़ को स्टेबल है वो करना है, तो इस पॉइंट पे आकर के मैं गिव अप वो नहीं कर सकता। मैं बस एक बार इसको फ़ेस टू फ़ेस है वो हैंडल वो करना चाहता हूँ। और वो यहाँ पे जो जियोंग को रोक कर ही बोल देता है, तो ठीक है, हम लोग डुएल ऑफ हॉनर है वो करेंगे। कांग का इस प्रकार का चैलेंज देख करके जो जियोंग है वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो प्राइड है वो हर्ट हो चुका है फीमेल टीचर को देख करके, तो तुम उनके सामने शेर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम्हें ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और मैं फिर से तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ पीछे हटने का। तो कांग बोलता है मैं बिल्कुल भी सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक डुअल ऑफ ऑनर वो करना चाहता हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि डुअल ऑफ ऑनर होता क्या है। जब भी किन्हीं दो अवेकनर के बीच में या हंटर के बीच में किसी प्रकार का इश्यू हो जाता है, तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए डुअल ऑफ ऑनर है उसे एग्जीक्यूट वो किया जाता है, जिसके अंदर जीतने वाले की बात को एक्सेप्ट वो कर लिया जाता है। और नॉर्मली इस डुअल से कोई खास रिस्पॉन्स निकल के नहीं आता है, क्योंकि हारने वाले पक्ष को भी नीचे नज़रों से वो नहीं देखा जाता। तो कांग बोलता है कि तुम मुझे इसलिए नीचे नज़रों से देख रहे हो क्योंकि मैं एक नॉन हंटर स्कूल से आता हूँ, तो चलो हम लोग डुअल वो कर ही लेते हैं। कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं लगता कि तुम मुझसे हार जाओगे? अगर ऐसा है तो हम ये डुअल 1 महीने बाद में रख लेंगे, जब तुम एक क्लास के अंदर प्रमोट है वो हो जाओगे। अब ये जो बात
बात है वो जियोंग को थोड़ा इरिटेट वो कर देती है क्योंकि फीमेल टीचर होती है वो भी बात सुन रही होती है। तो वो थोड़ा डराते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है ना उस डुएल के अंदर किसी को जान से भी है वो मारा जा सकता है गलती से। तो तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें वहाँ पे बख्श करने वाला हूँ। मैं तुम्हारी हड्डियों का कुचूमर वो बना दूंगा। तो यहाँ पे जो कांग है बिल्कुल भी डरता नहीं है और बोलता है तुम है ना स्पेसशिप के अंदर अच्छे हो ना, तो मैं तुम्हारे ग्राउंड पे आकर के तुम्हारी फैकल्टी के अंदर 1 वीक के बाद मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। और तुम दोनों फीमेल टीचर इंस्ट्रक्टर इस बात की गारंटी रखना कि हम लोगों के बीच में क्या शर्त है वो लगी है। तो जो जियोंग है वो ये कहते हुए वहाँ पे से निकल जाता है कि 1 वीक के अंदर तुम अपने लिए किसी दूसरी जो जॉब है उसकी तलाश करना शुरू कर देना, क्योंकि तुम बुरी तरह से हारने वाले हो। और कांग बताता है वो दिन इसी प्रकार से पास आउट हो गया। वो जैसे ही क्लास के अंदर गया तो इतने हैंडसम टीचर को देख करके क्लास के सभी जो स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है वो हो गए। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे को जो स्वॉर्डमैनशिप है वो नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही मैंने स्वॉर्ड को अपने हाथ के अंदर लिया, जो कान की मेमोरी थी स्वॉर्डमैनशिप की वो सारी मेरे दिमाग के अंदर आने लग गई। और मैंने इस प्रकार से स्वॉर्ड को स्विंग करना शुरू कर दिया जैसे कि मैं हमेशा से उसकी प्रैक्टिस है वो करते आ रहा हूँ। और मेरे लिए वाक़ई बहुत ज़्यादा ईज़ी है वो हो गया। और मेरी स्वॉर्डमैनशिप स्किल को देख कर के सभी स्टूडेंट तो फ्लैट होने लग गए। और फर्स्ट ईयर की पहली क्लास बहुत ज़्यादा ईज़ी चली गई। मैं आराम से उन्हें जो स्वॉर्डमैनशिप की बेसिक है वो सिखा रहा था और फिजिकल जो ट्रेनिंग है वो दे रहा था। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं थी। लेकिन आफ्टरनून के अंदर ही जो सभी स्टूडेंट है वो कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड है वो लग रहे थे, क्योंकि उनके बीच में शायद तक ये रूमर पहुंच चुकी थी कि मैं जो जियोंग है उसके साथ स्पेयर है वो करने वाला हूँ। तभी पीछे की ओर से एक स्टूडेंट पूछ लेता है, टीचर क्या ये बात सच है, आप जो स्पेयर इंस्ट्रक्टर है उससे अगले वीक स्पेयर है वो करने वाले हैं? ये सुनकर के जो कांग है वो एकदम चौंक जाता है और उसके हाथ की जो चौंक है वो भी करेक्ट हो जाती है। और बोलता है कि ये जो रूमर है इतनी जल्दी फैल सकती है क्या, मुझे नहीं पता था। शायद ये काम उन दोनों फीमेल टीचर्स का होगा। तो कांग स्टूडेंट को उसकी चिंता न करने के लिए बोलता है, लेकिन स्टूडेंट बोलते हैं कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आता है। अब वाकई में स्वॉर्ड से उसे जीत पाएंगे? तो कांग वो बोलता है कि मैं एक स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर हूँ और एक नॉन हंटर स्कूल से आता हूँ। अगर ईमानदारी से कहूँ तो मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस है वो नहीं होना चाहिए, 1% भी। लेकिन मैं 1% भी हारने वाला नहीं हूँ, मैं 100% जीतूंगा। और वो काफ़ी ज़्यादा क्रिपी वे के अंदर बोलता है, तुम लोग एक ही वीक के अंदर जो रिजल्ट है वो देखोगे, तो बस फोकस और फोकस रखना। और इसी प्रकार से उसका स्कूल का फर्स्ट डे बड़े इजीली निकल जाता है। और वो जब घर की तरफ जा रहा होता है तो वो अभी भी थोड़ा थ्रिल हो रहा होता है, डर रहा होता है कि आखिर उसने ये कंपटीशन के अंदर हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो 7 दिनों के अंदर ऐसा क्या करे जिससे कि उसके पास इतनी पावर हो जाए कि वो उस टीचर को हरा सके। फिर हम देखते हैं नाइट के अंदर जो कांग प्रिपेयर होकर के एक हाइड आउट की तरफ आने लगता है। और कांग हमें बताता है कि ये वही फर्स्ट लोकेशन है जहाँ पे जो प्रोटेगनिस्ट है उसे अपनी पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी। और मैं जा करके इस अपॉर्चुनिटी को सीक्रेटली हासिल है वो कर लूँगा। जो प्रोटेगनिस्ट ली जी है उसने देखा कि मैंने उसकी जो बुक है इस यहाँ से स्किल से गायब वो कर ली है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है फ्यूचर देखने की, तो वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगा कि उसकी बुक वहाँ से कहाँ चली गई। तो मैं जा करके उस बुक के अंदर से स्किल सीख करके वापस से उस बुक को वहीं पर रख दूंगा, जिससे कि जो प्रोटैगनिस्ट है अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसे हासिल भी कर लेगा और मेरे को भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा, जिससे कि मैं इस मैच के अंदर बड़े आराम से जीत सकूं। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता, ना ही इस वर्ल्ड का हीरो बनना चाहता हूँ और ना ही मैं अपनी तुलना प्रोटैगनिस्ट के साथ है वो करना चाहता हूँ। बस मेरी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं इस डुअल के अंदर जीत जाऊं। और हम देखते हैं वो उस केव के अंदर एक पोर्टल के पास है वो पहुंच जाता है और यही वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है इस टनल के अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए उस पोर्टल से आर पार वो निकल जाता है। लेकिन वो जब दूसरी तरफ निकलता है तो वहाँ का वेदर बिल्कुल ही अलग होता है। चारों ओर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है वो होती है। और वो इतने अच्छे एनवायरनमेंट को देख करके अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो खोने लगता है। तो वो अपने आप को बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे जा करके वो स्किल ढूंढनी होगी, मुझे अपना जो ध्यान है वो डाइवर्ट वो नहीं करना। जल्दी जा करके मुझे जो मार्शल आर्ट बुक है उसे ढूंढना होगा। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी प्रकार का खतरा है वो महसूस होता है और वो समय रहते हुए जंप वो मार देता है, जिससे कि खतरनाक जो स्लेस आकर के लगता है और बहुत सारे जो पेड़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर ये टाइम पे डोज नहीं करता तो शायद इसके भी यहाँ पे टुकड़े वो हो जाते। पीछे की ओर से एक ओल्ड मैन आते हुए बोलता है, तुमने मेरे मुंह को इतने इजीली डोज वो कर लिया और तुम अभी भी इतने काम हो, इसका मतलब तुम कोई ऑर्डिनरी मैन है वो नहीं हो।
आखिरकार बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस सेक्ट से बिलोंग वो करते हो और आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे और कौन-सी जगह से आए हो? तो एक पल के लिए कांग सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन? लेकिन वो सब कुछ बता देता है कि वो एक टीचर है इस हंटर अकेडमी के अंदर और उसका नाम कांग है और वो इस पोर्टल के थ्रू आ रहा है। तो जो ओल्ड मैन है वो बोलता है, तुम जिस अकेडमी का नाम ले रहे हो, जिस जगह का नाम ले रहे हो, जिस पोर्टल का नाम ले रहे हो, मुझे कोई भी शब्द सुने हुए नहीं लग रहे। आखिरकार तुम इस प्रकार की चीज़ें वो कैसे बोल रहे हो? तो जो कांग है उस पोर्टल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, क्या आपको वहाँ पे व्हाइट कलर का डोर है वो नहीं दिख रहा एल्डर? तो जो ओल्ड मैन है वो बोलता है, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे व्हाइट कलर में दूर-दूर तक स्नो ही है वो दिख रही है और मुझे कुछ भी है वो नज़र नहीं आ रहा। तो कांग मन के अंदर सोचता है, मुझे तो यहाँ पे कोई भी सीक्रेट टेक्निक है वो नज़र नहीं आ रही। ये मॉन्स्टर लाइक ओल्ड मैन है वही यहाँ पे खड़ा है। फिर उसे याद आता है, रुको एक सेकेंड, और वो पूछता है, एल्डर कहीं आपका नाम चो यू यांग है वो तो नहीं? तो ये सुनने के बाद में जो ओल्ड मैन है वो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि इस जगह से बाहर भी लोगों ने अभी तक भी मेरा जो नाम है वो याद रखा होगा। आखिरकार तुम मुझे कैसे है वो जानते हो? अब यहाँ पे सारी चीज़ें धीरे-धीरे कांग को समझ में आने लगती है कि जो सीक्रेट टेक्निक रखी गई थी, वो टेक्निक इस ओल्ड मैन के द्वारा ही क्रिएट वो की गई थी। और एक्चुअली मैं मेन स्टोरी के 2 साल पहले आया हूँ, तो इस ओल्ड मैन ने अभी तक वो सीक्रेट मैनुअल है क्रिएट वो नहीं की होगी, जिसे प्रोटैगनिस्ट हासिल है वो करेगा। और इसीलिए ये ओल्ड मैन यहाँ पे अवेलेबल है और मेरे को कोई भी सीक्रेट टेक्निक नज़र वो नहीं आ रही। ये ओल्ड मैन यांग है, ये 2 साल के बाद में इमोर्टलिटी है उसके अंदर पहुँच जाएगा और जाने से पहले ये अपनी सीक्रेट टेक्निक छोड़ करके जाने वाला था और मैं पहले आ चुका हूँ, इसलिए मेरे को वो टेक्निक यहाँ पे नज़र वो नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो कांग है वो बोलता है कि सीनियर एल्डर, मैंने आपके बारे में बहुत पुरानी स्टोरी है वो सुनी थी कि आपने अकेले ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप के दम पर सेंटर प्लेनेट के अंदर एक खतरनाक ड्रैगन के अपीयर होने पर अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्लेश के अंदर उसके 2 टुकड़े वो कर दिए थे और उस स्टोरी के लेजेंडरी स्वॉर्डमैन मेरे हिसाब से आप ही थे। और आपका जो अपीयरेंस है वो उस हीरो की अपीयरेंस से बिल्कुल सिमिलर और मैच वो करता है। तभी जो एल्डर यांग है वो बोलता है, अच्छा तो उस फाइट को किसी ने विटनेस कर लिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला दिया। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे इस फाइट को कोई वॉच भी है वो कर रहा है। तो यहाँ पे जो कांग है वो सोचता है कि उसे जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है वो अपनाना होगा कुछ एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए। तो वो अपने घुटनों पर आकर ही बोलता है, एल्डर एक्चुअली अगले वीक मैं एक मास्टर के साथ फाइट है वो करने वाला हूँ। तो क्या आप मुझे किसी तरह की मार्शल आर्ट है वो सिखा सकते हैं जिससे कि मैं उस बंदे के साथ स्पेयर वो कर सकूँ। मैं किसी प्रकार का इविल पर्सन नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वॉर्डमैनशिप के अंदर गाइडेंस है वो प्रदान करें। तो एल्डर यांग है वो बोलते हैं, वाकई में इस प्रकार से किसी बंदे से मार्शल आर्ट के बारे में गाइडेंस मांगना ये बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर है। मैं इस चीज़ को रिफ्यूज वो करता हूँ, लेकिन मैं जो तुम्हारी लाइफ है उसे छोड़ देता हूँ। तुम जहाँ से आए हो वहाँ से चले जाओ। और ये कहकर के ओल्ड मैन पलट के वहाँ से जाने लगता है कि जो मेरे सामने वाला अपोनेंट है वो एक स्पीयर मैन है, स्पीयर का यूज वो करता है। तो यहाँ पे एल्डर यांग को थोड़ी क्यूरियोसिटी जागती है, तो जो कांग वो बोलता है कि आपको क्या लगता है स्वॉर्ड और स्पीयर की फाइट के अंदर कौन जीतेगा? तो यहाँ पे जो एल्डर वो बताते हैं कि अगर कंपेयर किया जाए स्पेयर और स्वॉर्ड को, तो जो स्वॉर्ड है वो स्पेयर की तुलना के अंदर छोटी होती है और सामने चलाने वाला बंदा सिस्टमेटिकली अगर ट्रेनिंग किया हो, उसके पास कैपेबल पावरफुल अनुभव हो, तो वो बड़ी आराम से जो स्वॉर्ड है उसे हरा सकता है। अब तुम इस बात को समझ चुके हो तो अपनी लाइफ को वैल्यू दो और यहाँ से चले जाओ। तो कांग मन के तो सोचता है, लगता है ये ओल्ड मैन इस प्रकार से मुझे कुछ भी है वो नहीं सिखाने वाला, मुझे कोई दूसरा तरीका है वो निकालना होगा। तो कांग यहाँ पे ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जो तलवार है वो कभी भी जो भाला है उसे नहीं हरा सकती। मैं हमेशा से चाहता था कि कैसे भी करके मैं उस पर्सन को हरा दूं, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि अगले वीक मेरी बहुत ज़्यादा बुरी बेइज्जती होने वाली है। तो मुझे अपनी बेइज्जती या हार को से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे उस पर्सन से भीख मांगने की प्रैक्टिस वो कर लेनी चाहिए। मैं उस बंदे से बोलूँगा कि मैं तुमसे भीख माँगता हूँ, मैंने जो तुम्हारी स्पेयर को कम आँका, मेरी जो स्वॉर्ड है वो तुम्हारी स्पेयर का कभी भी सामना है वो नहीं कर सकती। मैं एक स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर होने के बाद में तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ कि जो तुम्हारा भाला है वही तलवार से सुप्रीम है। तुम्हारे भाले के सामने मेरी तलवार तो एक पतली सी लकड़ी नहीं, एक छोटी सी टूथपिक है। तुम तो बड़े आराम से मुझे हरा सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं जो ओल्ड मैन है वो खुद एक स्वॉर्ड मास्टर होता है और वो इस प्रकार की बातें सुनेगा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आना लाज़मी बात है और ओल्ड मैन बड़े
गुस्से के साथ बोलता है, तुम्हें पता है ना, मैंने स्वॉर्ड के द्वारा ये जो ड्रैगन है उसके टुकड़े वो किए थे और तुम मेरे सामने तलवार और भाले की तुलना है वो कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुमने अपना माइंड है वो खो दिया है और तुम यहाँ पे मरना है वो चाहते हो। ठीक, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारा थोड़ा-सा हेल्प है वो कर दूँगा जिससे कि तुम उस मैच को जीत पाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे कांग का असली चेहरा, एक्चुअली उसकी जो ट्रिक है यहाँ पे वर्क कर ही गई। तो यहाँ पे जो कांग है वो बोलता है, थैंक यू एल्डर, आखिरकार आप मेरी किस प्रकार से हेल्प है वो करना चाहते हैं? क्या मेरे को किसी प्रकार की हिडन टेक्निक देंगे या किसी प्रकार की स्पिरिचुअल मेडिसिन देंगे? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन यांग है वो बोलता है कि तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें इससे भी एक बेटर चीज़ है वो देने वाला हूँ। और वो यहाँ पे जो कांग है उसकी बॉडी के एक्यूप्रेशर के ऊपर अटैक वो कर देता है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल पेन के अंदर होता है। और जो ओल्ड मैन है वो आगे बोलता है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट होकर के भी तुम्हारी डेंटियान के अंदर बिल्कुल भी क्यूआई नहीं है। मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर जो यान एनर्जी है वो डाल दी है जिससे कि जो तुम्हारे मेरिडियन है काफ़ी अच्छे से वर्क वो करेंगे। 4 दिनों के अंदर तुम्हारे सभी जो मेरिडियन है वो ओपन हो जाएंगे और छठे दिन तुम अपनी बॉडी के अंदर बिल्कुल एकदम नई ऊर्जा फीलिंग है वो करोगे, काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट तुम्हारी बॉडी के अंदर हो जाएंगे। मुझे तुम्हारे अपोनेंट का लेवल तो नहीं पता लेकिन इतना काफ़ी होगा कि तुम्हें मार खाने से बचाया वो जा सके। तो कांग सोचता है बस इतना सही, अरे यार ये चीज़ मेरे को कैसे वो बचाएगी। तो वो कुछ और मांगने की कोशिश करता है, उससे पहले ही जो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि अगर तुम डुअल को जीत जाओ तो तुम वापस यहाँ पे आना, मैं इस जगह को लीव करने से पहले तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार है वो करूँगा। और उस बंदे को जाकर के बता देना कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो तलवार यानी कि स्वॉर्ड है वो होती है। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है 1 वीक के बाद में। हम देखते हैं दोनों अपोनेंट एक दूसरे सामने खड़े होते हैं और जो भी स्टाफ होता है इस अंडर स्कूल का वो सभी भी इस मैच को देख रहे होते हैं। और जियोंग है वो बोलता है कि अच्छा तुम अभी तक भागे नहीं, लगता है कि तुम हार से डरते नहीं हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कांग है वो बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा बकवास बातें क्यों नहीं करते, हमें इस फाइट को शुरू वो कर देना चाहिए। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है कांग फटाफट से जाकर के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुआ कि वो इसे पीट सके, लेकिन वो उसके ऊपर एक क्रिटिकल अटैक करने की कोशिश करेगा जिससे कि उसकी थोड़ी सी इमेज तो बनी रहे। और हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड के साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ उसके ऊपर अटैक वो कर देता है। और हम देखते हैं कि अटैक वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो यहाँ पे जियोंग होता है उसकी जो स्पेयर होती है वो टूट जाती है, उसके जो पूरे कपड़े वो फट जाते हैं और उसकी जो अंडरवियर होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग होती है वो भी सभी लोगों को दिख जाती है। अब इतना खतरनाक अटैक देख करके जो फीमेल टीचर होती हैं, जो रेफरी होता है और जो बाकी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और हैरान होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैरान तो खुद जो कांग है वो होता है क्योंकि उसे खुद को विश्वास नहीं होता है कि एक अटैक के अंदर वो यहाँ पे जियोंग को हरा सकता है। तभी रेफरी बोलता है कि जो मैच है वो खत्म हो चुका है और जो टीचर कांग है वो जीत चुके हैं। और यहाँ पे अभी भी जो कांग है वो सदमे के अंदर होता है, क्या उस मैंने तो प्रॉपर्ली अटैक भी नहीं किया और ये हार भी गया। और यहाँ पे जो जियोंग है उसे संभाला जा रहा होता है और एम्बुलेंस बुलाई जा रही होती है ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट है वो किया जा सके। और यहाँ पे जो कांग है उसे ओल्ड मैन की बातें आ रही होती है कि 4 दिन में उसके मेरिडियन ओपन हो जाएंगे और 6 दिन के अंदर उसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है कि आखिर उस ओल्ड मैन ने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। तभी हम देखते हैं कि टीचर कांग के पास जो टीचर पार्क है वो खुशी के साथ आते हैं कि वाह आप तो कितने औसम हो, एक ही अटैक के अंदर आपने जियोंग को हरा दिया, मुझे नहीं पता था आपके अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है। और वो इसी प्रकार से तारीफ़ें कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और कांग सोचता है क्योंकि एक रेगुलर टीचर है, हम लोगों की इतनी ज़्यादा इज्जत है वो नहीं होती, तो हमारा ग्रुप जीतने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। और जो टीचर पार्क है वो बोलता है कि आपकी इस जीत की खुशी में हम सभी लोग स्टाफ मिल करके आपको एक पार्टी वो देंगे, मैं सभी लोगों से 20,000 रुपये इकट्ठे करूँगा ताकि एक अच्छी पार्टी वो दी जा सके। और यहाँ पे जो फीमेल टीचर होती हैं वो भी थोड़ा एम्बेरस महसूस कर रही होती है। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है नाइट के अंदर, सभी जो स्टाफ है वो मिलकर के पार्टी कर रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं और हमें पता होता है कि जो कांग है वो गाना गाने के अंदर इतना अच्छा नहीं होता और सभी स्टाफ मेंबर सोचते हैं कि ये गाना गाना कब बंद करेगा। इसी प्रकार से वो फुल टून होकर के वापस अपने घर में आकर के लेटता है। तभी वो लेटे-लेटे सोचता है कि यार आज मैंने इतनी पी तो ली लेकिन जब मैं सुबह उठूँगा तो मेरे ऊपर जितना हैंगओवर होगा ना वो मुझे ही पता है कितना प्रॉब्लम देने वाला है। लेकिन हम देखते हैं अचानक से उसके पेट के डेंटियान के ऊपर किसी प्रकार का प्यूरिफिकेशन है वो होने लगता है और उसने जितनी भी अल्कोहल है वो पी होती है वो उसके हैंगओवर को बिल्कुल ही ख़त्म वो कर देती है।
और ये देख कर के जो यहाँ पे कांग है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि उसे बिल्कुल भी हैंगओवर है वो नहीं हो रहा, बल्कि उसे उल्टा काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है वो लग रहा है। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पोर्टल के थ्रू फिर से जो कांग है उस ओल्ड मैन से मिलने के लिए आया होता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को आने से रोक नहीं पाया। आखिरकार मैं यहाँ पे ओल्ड मैन की वजह से जीता हूँ, तो मुझे एक छोटा सा गिफ्ट है उन्हें देना ही चाहिए। और कुछ समय आगे चलने के बाद में वो देखता है कि जो ओल्ड मैन है एक पत्थर पे बैठकर उसी का इंतजार है वो कर रहा है। और सीधा जाते ही जो ओल्ड मैन यांग है वो पूछता है, क्या तुमने अपने अपोनेंट को हरा दिया? तो ये सुनते ही जो कांग है वो बोलता है कि बिल्कुल, मैंने सिर्फ एक अटैक के अंदर ही उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए और उसकी अंडरवियर को सभी लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया। तो ओल्ड मैन वो बोलता है, अच्छा तो जो तुम्हारे सामने वाला अपोनेंट था पक्का बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो रहा होगा। तभी जो कांग वो बोलता है कि नहीं एल्डर, जिस बंदे को मैंने हराया है वो हमारे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाने वाला पावरफुल बंदा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि आपने मेरी बॉडी के साथ एक्चुअली किया क्या? तो ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हारा जो डेंटियान है उसे ओपन कर दिया जिससे कि तुम मारे वो ना खाओ। तुम ये बताओ, तुम और जो तुम्हारा अपोनेंट है किस प्रकार की जो मार्शल आर्ट है उसका यूज़ है वो करते हो? मैं आज वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ और बोर भी हो रहा हूँ, तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जो तुम्हारी स्टोरी वो किस प्रकार की रही? तुमने किस प्रकार की मार्शल आर्ट का यूज़ है वो किया? अब ये बात सुनते ही यहाँ पे कांग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। अब उसे एक चीज़ समझ में आने लग जाती है कि जो ली जी था अचानक से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो कैसे हो गया? उसने उस सीक्रेट मैनुअल का यूज़ करते हुए अपने डेंटियान को ऊपर किया था, लेकिन मेरी जो डेंटियान है उसे डायरेक्टली इस स्पेशलिस्ट एल्डर ने ओपन वो कर दी, तो अचानक से मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई। कांग ओल्ड मैन को बोलता है, एल्डर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने कोई भी जो मार्शल आर्ट है वो नहीं सीखी। ये सरप्राइज़ करती है ओल्ड मैन को और बोलता है, क्या तुमने कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीखी? फिर भी तुम्हारी बॉडी के अंदर मुझे किसी प्रकार की एनर्जी महसूस हो रही है, वो पहले से ही मौजूद थी, वो कहाँ से आई? तो कांग बताता है कि वो हर रोज़ स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस वो किया करता था, जिससे कि ये जो एनर्जी है ऑटोमेटिकली फॉर्म है वो होने लग गई। तो जो कांग है वो पूछता है, ओल्ड मैन आपको याद है कि आप कौन-सी कंट्री से बिलॉन्ग वो करते हैं? तो यांग है वो बोलता है कि मेरे को अच्छे से याद है कि जो एम्परर उस समय जू यांग थे और मैं जो जू एम्पायर है वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। ये सुनने के बाद में जो कांग को एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जो वर्ल्ड है बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड है। इसी के कारण किसी को भी मार्शल आर्ट के बारे में नहीं पता और ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर मार्शल आर्ट एग्जिस्ट है वो करती है। तो बड़े ही सैड वे के अंदर जो कांग है वो बोलता है, एल्डर मेरे को हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं जो ओल्ड स्टोरीज है वो पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मुझे आपके जो लेजेंडरी स्वॉर्डमैनशिप है उसके बारे में मालूम है। लेकिन सच्चाई की बात तो ये है, हमारे वर्ल्ड के अंदर कोई भी मार्शल आर्ट एग्जिस्ट है वो नहीं करती। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी ओल्ड मैन यांग के लिए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मार्शल आर्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है। और कांग आगे बताता है कि काफ़ी टाइम बीत चुका है और जो हमारी मार्शल आर्ट है वो पूरी तरह से भूल चुके हैं, किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं और हमारे वर्ल्ड के अंदर जो मॉन्स्टर है वो भी कंटिन्यूअसली अटैक करना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन यांग है वो बोलते हैं, क्या ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं? मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था इस वर्ल्ड से कभी भी मार्शल आर्ट है वो ख़त्म है वो हो सकता है। तो कांग सोचता है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा चिंता है वो नहीं करनी चाहिए। वैसे भी इस ओल्ड मैन की लेगेसी जो लीजेंड प्रोटैगनिस्ट है वो हैंडल कर लेगा जब ये पीछे छोड़ कर के जाएगा। तो वो सोचता है कि मैं जो चीज़ लेके आया हूँ वो मुझे इस ओल्ड मैन को दे देनी चाहिए। तो कांग यहाँ पे बोलता है कि मैं अपने वर्ल्ड से काफ़ी अच्छा-अच्छा खाने का आइटम आपके लिए लाया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फूड है। तभी यहाँ पे जो ओल्ड मैन है एक सॉसेज को खाने लगता है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा बेस्वाद वो लगता है और वो बोलता है कि ये क्या बेकार सी चीज़ है, इससे अच्छा तो हमारे जो शहर के जो बेगर्स होते हैं वो खाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा-सा ओल्ड मैन कांग को काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है वो लगता है और कांग अपने बैग से दूसरा आइटम निकालते हुए बोलता है कि एल्डर क्या आपको जो स्वीट फूड है वो पसंद है? तो जो ओल्ड मैन यांग है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बच्चा हूँ जो मुझे मीठा खाना पसंद होगा? तो कांग उसे चॉकलेट देते हुए बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा फूड है, मुझे लगता है कि आपको ये टेस्ट को सूट वो करेगा। तो जो ओल्ड मैन है उस चॉकलेट को टेस्ट करते हैं तो उसे वाक़ई में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो लगता है और वो बिल्कुल बच्चों की तरह उसे खाता है। अब ये देख कर के तो जो कांग है वो एकदम स्टैच्यू बन जाता है कि अभी तो ये बंदा बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि मैं बच्चा नहीं हूँ। फिर जो यांग है वो बोलता है कि हाँ, ये ठीक था, खाने लायक था, क्या तुम्हारे पास और कुछ है? इसी प्रकार से जो भी आइटम यहाँ पे कांग लेके आया होता है, वो सारा का सारा जो ओल्ड मैन है वो खा कर के खत्म वो कर देता है और बोलता है कि जो बाहर के वर्ल्ड का खाना है, वाक़ई में कुछ अलग ही टेस्ट इसके अंदर है। तो कांग पूछता है कि एल्डर आप यहाँ पे रहते हैं तो अपनी जो भूख है उसे शांत कैसे करते हैं?
तो जो ओल्ड मैन यांग है वो बोलते हैं कि इस रिक्लेम में पहुँचने के बाद में मुझे खाने या पीने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ती। लेकिन क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ और बचा है? ये पैकेट तो खाली हो गया। अब ये बातें यहाँ पे कांग को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है कि जब तुझे खाने की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर और खाना क्यों माँग रहा है? मुझे फटाफट वापस घर है वो जाना होगा। तभी जो ओल्ड मैन यांग है वो बोलते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग जो हमारी डायनेस्टी है वो काफ़ी लंबे समय पहले ही खत्म हो गई और जो मार्शल आर्ट है वो भी जा चुकी है और जो मॉन्स्टर है वो भी तुम्हारी वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं। क्या ये सारी बातें सच हैं? तो कांगा वो बोलता है कि बिल्कुल, मेरे द्वारा बताई गई एक-एक बात यहाँ पे सच है और मार्शल आर्ट की जगह अब हमें जो हंटर है वो कहा जाता है। ओल्ड मैन आगे बोलता है कि मैंने तुम्हारा जो डेंटियान है वो ओपन कर दिया है, तो तुम मार्शल आर्ट बन चुके हो और तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर तुम अकेले एक से मार्शल आर्ट है वो रहे हो। अब तुम है ना अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट पावर को महसूस कर रहे होगे जैसे कि हेवन और अर्थ। इतनी वंडरफुल पावर का यूज़ तुम कैसे करोगे? तो जो कांग बड़े कैजुअली बोलता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ वो जीना चाहता हूँ। मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ मैं ड्रिंक कर के जैसे ही मेरा जो हैंगओवर है वो इसके कारण गायब हो जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ है वो महसूस कराता है। और अगर मुझे स्टॉक ट्रेडिंग करनी है तो मुझे जल्दी उठना होगा, जो कि ये डेंटियान के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प वो करेगा। और अगर मुझे गेम खेलने हैं तो भी मुझे हेल्दी वो रखना होगा। तो मुझे लगता है कि ये मेड इन ओपन करने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वो रहूँगा और काफ़ी अच्छे से इसका यूज़ करूँगा। तो जो एल्डर वो पूछता है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, कर तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे कांग बता देता है कि उसका नाम कांग सी हयूंग है। और अब कांग को देखते हुए ओल्ड मैन सोचता है इस बंदे के मन में बिल्कुल भी ग्रीड नहीं है और इसके पास बेसिक मार्शल आर्ट टैलेंट भी है। ऊपर से ये बच्चों को टीचर के रूप में गाइडेंस है वो देता है। अगर मैं इस बंदे को मार्शल आर्ट सिखाऊंगा तो मुझे लगता है ये किसी प्रकार का मुख्त बुरा काम है वो करेगा। तभी जो ओल्ड मैन है वो बोलता है मैं चो यू यांग कांग को अपना जो डिसिपल है वो एक्सेप्ट वो करता हूँ। तो हम देखते हैं बिना किसी हेजिटेट के जो कांग है इस चीज़ से रिफ्यूज़ वो कर देता है। तो एल्डर को यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से कांग मना कर देगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ है वो होता है और वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है, कहीं मैंने गलत तो वो नहीं सुन लिया? तो जो कांग है वो बड़े ही काम के साथ बोलता है कि आपका जो ऑफ़र वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है, लेकिन मैं फ़ाइन हूँ, मैं बिल्कुल भी आपका डिसिपल है वो नहीं बनना चाहता और मैं वैसे भी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो नहीं बनना चाहता, ऐसी मेरी कोई भी डिज़ायर नहीं है। बस आपकी हेल्प के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने उस डुअल को ओवरकम कर लिया और उसे जीत लिया। अब मैं अपनी जो नॉर्मल लाइफ़ है वो जीना चाहता हूँ। तो ओल्ड मैन बोलता है कि अरे यार, अगर तुम मेरे डिसिपल है वो बन जाते हो तो दुनिया तुम्हारे कदमों के अंदर होगी। लेकिन तुम इस चीज़ को इस प्रकार से रिफ्यूज़ कर रहे हो कि तुम्हारी आँखों के अंदर बिल्कुल भी मुझे हेजिटेशन है वो नज़र नहीं आ रहा। तभी जो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो और वैसे भी मैं भी जल्दी इमॉर्टल है वो बन जाऊँगा, तो मैं भी इस जगह को छोड़ कर के वो चला जाऊँगा। तो जो कांग है वो बोलता है ये होनर की बात है कि मैं आपसे मिला। तो कांग पूछता है वाक़ई में कोई इमॉर्टल रिक्लेम होता है क्या? तो जो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि अगर तुम्हें एक अच्छे से एनलाइटमेंट है वो मिल जाती है, तो तुम अपनी मार्शल आर्ट के पीक में पहुँचने के बाद में उस चीज़ को भी अचीव कर सकते हो। मैं पहले तो सोच रहा था कि मैं कोई सीक्रेट मैनुअल पीछे छोड़ कर के जाऊँ, लेकिन आखिर मुझे इतनी परेशानी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मैं किसी प्रकार की टेक्निक को पीछे छोड़ूँ। अब ये बात यहाँ पे कांग को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ वो कर देती है और वो पूछता है ओल्ड मैन से कि आखिर आप बिना कोई सीक्रेट मैनुअल छोड़े कैसे जा सकते हैं? अब यहाँ पे ओल्ड मैन भी सरप्राइज़ होता है कि ये बंदा आखिर मेरी जो सीक्रेट टेक्निक है उसके पीछे क्यों पड़ा है? तो वो भी एक अपना गंदा सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पे सीक्रेट मैनुअल छोड़ने का मतलब ही क्या? क्योंकि कोई भी बंदा उसे पढ़ कर के सीखने वाला नहीं है और वैसे भी तुमने मुझे बताया नहीं क्या तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर भी सभी लोग मार्शल आर्ट को भूल चुके हैं, तो उसका भी कोई यूज़ वहाँ पे नहीं होने वाला। और अगर मैं उस सीक्रेट मैनुअल को लिख भी देता हूँ, तो आखिर कौन उसे पढ़ कर के ट्रेन है वो होने वाला है, जब उन्हें मार्शल आर्ट आती ही नहीं। अब कांग मन के अंदर परेशान होते हुए सोचता है कि अगर इस बंदे ने कोई भी सीक्रेट मैनुअल है वो नहीं छोड़ी, तो जब प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे सीक्रेट मैनुअल लेने के लिए आएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ है वो हो जाएगी, क्योंकि उसे कोई भी सीक्रेट मैनुअल है वो नहीं मिलेगी। अगर सीक्रेट मैनुअल उसे नहीं मिलेगी, तो वो दूसरे जो प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ कम्पीट है वो नहीं कर पाएगा और दोनों जो प्रोटैगनिस्ट है एक-दूसरे के साथ कम्पीट है वो नहीं करेंगे, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो नहीं हो पाएँगे और अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो नहीं हो पाएँगे, तो जो मोस्ट रहेंगे उनसे वो मुकाबला नहीं कर पाएँगे। इस प्रकार से जो दुनिया है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो हो जाएगी। मैं तो यहाँ पे सिर्फ़ इसलिए आया था कि मैं थोड़ी-सी एनलाइटमेंट प्राप्त वो कर लूँ और डुएल को जीत जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नोल के अंदर इतना बड़ा चेंज है वो आ जाएगा।
तभी जो कांग है वो बोलता है, ओल्ड मैन मास्टर, मैंने अभी कुछ जल्दबाजी के अंदर फैसला है वो ले लिया। आखिरकार आप मुझे अपना डिसिपल है वो एक्सेप्ट है वो क्यों नहीं करते? तभी जो ओल्ड मैन है वो बोलता है, यार तुम कितने ज़्यादा स्ट्रेंज किड हो। अभी तो तुम पहले मना कर रहे थे, इतने छोटे टाइम के अंदर तुमने अपना जो माइंड है वो बदल लिया। तो कांग है वो बोलता है कि ये वाक़ई में बहुत बड़ा वेस्ट होगा कि अगर आपकी जो मार्शल आर्ट है इस प्रकार से इस वर्ल्ड से लॉस्ट है वो हो जाए। तो मुझे अपना डिसिपल है वो एक्सेप्ट है वो कीजिए और अपनी मार्शल आर्ट और टेक्निक को मुझे फॉरवर्ड है वो कीजिए ताकि मैं इसे आगे तक फैला पाऊँ। तो जो ओल्ड मैन है वो बोलता है, तुम्हारी आँखों के अंदर मुझे वफ़ादारी नज़र है वो नहीं आती। तो जो कांग है वो बोलता है कि मैं बदले में ट्रेनिंग के बदले में मैं आपको बहुत सारा मेरे वर्ल्ड का खाना है वो ला कर के दूँगा। अब ये सुनते ही ओल्ड मैन का तो पूरा जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है और वो बोलता है कि मेरी जो ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, अपने आप को प्रिपेयर है वो कर लेना। और कांग मन ही मन सोचता है कि अरे यार, मेरे वेकेशन का टाइम, मेरा फ्री टाइम, मेरा रेस्ट करने का टाइम सारा का सारा अब ट्रेनिंग के अंदर जाने वाला है। और फिर हमारा यहाँ से सीन है वो शिफ्ट होता है स्कूल की ओर, जहाँ पे सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं। एक नॉन हंटर स्कूल बैकग्राउंड से आता है एक बंदा, वो भी स्वॉर्डमैनशिप के अंदर। वो एक एलाइट हंटर स्कूल के इंस्ट्रक्टर को हरा देता है, वो भी हॉनर एंड डुअल के अंदर। ये वीकेंड का सबसे बड़ा पॉपुलर टॉपिक था। सभी लोग इसके बारे में अपनी अपनी राय वो रख रहे थे कि किस प्रकार से कांग ने एक ही स्ट्राइक के अंदर जो जियोंग है उसे नॉकआउट कर दिया, बल्कि उसके कार्टून वाला जो अंडरवियर होती है वो भी सभी के सामने रिवील वो कर दी। यही अभी ना हाल फिलहाल में स्कूल का हॉट टॉपिक होता है। और एक नई बहस और छिड़ गई कि जो प्रैक्टिकल और जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं वो भी इतने इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे कि बाकी। यानी कि उस समय जब पार खुश हुआ था तो उसे भी इस चीज़ का एडवांटेज हो रहा था कि उन जैसे जो नॉर्मल सब्जेक्ट वाले टीचर हैं उनकी वैल्यू इस डुएल के जीतने के बाद में बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से स्टाफ के बीच में भी है ना गॉसिप चल रही होती है कि मैंने सुना है नॉन हंटर स्कूल के अंदर कोटा सिस्टम होता है। तो दूसरा पर्सन बोलता है कि ईमानदारी से कहूँ, फाइट देखने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा किसी भी चीज़ के अंदर या स्किल के मामले के अंदर लेकिंग है वो करता है। और सबसे बड़ी बात, डुअल जीतने के बाद में उसने ना किसी भी रिवार्ड की डिमांड है वो नहीं की। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कांग है वो भी स्कूल के अंदर आ रहा होता है और काफ़ी प्राउड के साथ, क्योंकि सभी लोग उसे काफ़ी अच्छा सम्मान है वो दे रहे होते हैं। और वो मन के अंदर सोचता है कि मैं तो रिवार्ड लेने के बारे में भूल गया था, लेकिन आखिरकार ये लोग मुझे इतने अच्छी तरह से रिस्पेक्ट है वो दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे रिवार्ड है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट बड़ी चीज़ है। और वो सोचता है कि मैंने वीकेंड के ऊपर ओल्ड मैन से मिलने की बात है वो फाइनल वो कर ली है, तो मुझे अब अपनी जो डेली रूटीन है उसके ऊपर ध्यान है वो देना चाहिए। और वो जैसे क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तो सभी स्टूडेंट उसके सम्मान के अंदर खड़े होते हैं और अटेंशन करते हुए सभी जो टीचर है उसके नारे वो लगाने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, टीचर, हम लोगों ने सुना कि आपने एक ही अटैक के अंदर उस टीचर को पूरी तरह से क्रश कर दिया। तो यहाँ पे कांग सरप्राइज होता है कि तुम लोगों को इस बारे में कैसे पता, क्योंकि वो जो डुएल है सिर्फ स्टाफ ही देख सकता था, तो तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होनी चाहिए। तभी जो एक स्टूडेंट है वो बोलता है कि एक्चुअली मेरा जो बड़ा भाई है वो मिडिल स्कूल का टीचर है, उसी ने हमें इस बारे में बताया। तो सभी स्टूडेंट है वो क्यूरियस होते हैं कि फुल स्टोरी क्या हुई, हम आपके मुंह से वो सुनना चाहते हैं। तो जो कांगो बोलता है कि ये चीज़ बच्चों की जानने की नहीं है, तो तुम्हें हर बात जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो आज लोग हम थ्योरी वो पढ़ने वाले हैं, तो अपना-अपना चैप्टर वो ओपन कर लो। और वो इसी प्रकार से क्लास ले रहा होता है, वो सोचता है कि मेरी पास्ट लाइफ के मुकाबले मेरे पास एक काफ़ी हेल्दी बॉडी है, एक प्रॉपर जॉब है और एक स्टेबल रूटीन है। इस प्रकार की ज़िंदगी मुझे कभी भी नहीं मिली और मैं इस लाइफ को तिजोर करके रखूँगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कांग है लंच टाइम के अंदर कैंटीन के अंदर आया होता है और वो वहाँ पे बोलता है कि मुझे और चाहिए, तो सामने वाला बंदा है वो बोलता है, मुझे माफ़ कर देना ये लिमिटेड है। तो हम देखते हैं जो कांग है एक बहुत ही बुरा चेहरा वो बनाता है। तो ये देख कर के जो सामने वाला बंदा है वो अपने स्टॉल में से 2 एक्स्ट्रा पीसे उठा कर के उसकी ट्रे के अंदर डाल देता है। अब खाना लेने के बाद में जो कांग है एक टेबल पे जाकर बैठता है कि वाक़ई में आज तो मेरा लकी डे है, क्योंकि मेरे को 2 एक्स्ट्रा सॉसेस है वो मिल गए। तभी वहाँ पे एक फीमेल जो इंस्ट्रक्टर है वो आती है कि क्या ये सीट एम्प्टी है क्या? मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? तुम्हारा नाम तो कांग है ना? तुम वही स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर हो ना जिसकी अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। और हम देखते हैं कि उसकी प्लेट के अंदर सॉसेस का एक पूरा पहाड़ लगा होता है, जबकि यहाँ पे कांग को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन इसकी प्लेट को देखते हुए सोचता है कि यहाँ पे तो पूरा का पूरा पहाड़ है। और कांग बोलता है कि हाँ, ये सीट खाली है, आखिरकार तुम्हारे पास इतने सारे सॉसेस है वो आए कहाँ से? फिर वो क्वेश्चन को चेंज करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, तुम इस बातों को छोड़ो, क्या तुम मुझे जानती हो? तो वो वहाँ पे बैठते हुए बोलती है, वाकई में जो तुम्हारी
एक्टिंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है। यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा है वो नहीं लगे हुए हैं, तो तुम आराम से रिलैक्स हो सकते हो सीनियर। अब ये सुन कर के यहाँ पे जो कांग है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की है कौन और उसे सीनियर क्यों बोल रही है। यूजुअली अगर ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई चीज़ उसके सामने आती है तो उसकी मेमोरी तुरंत कम बैक होने लगती है और उसे उस पर्सन के बारे में पता है वो चल जाता है। तो जो फीमेल इंस्ट्रक्टर होती है वो बोलती है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने अपने लुक को थोड़ा ही तो डिफरेंट किया है, मैं इतनी तो बदली नहीं। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी मुझे भूल जाओगे। मैं शियोरा हूँ, क्या तुम्हें याद आया? और कांग सोचता शियोरा ये नाम तो सुना-सुना लगता है। तभी उसे याद आया कि उसकी फ़ोन लिस्ट के अंदर एक जूनियर शियोरा नाम से नंबर सेव था। तो इसका मतलब यही वो पर्सन है और वो बोलता है जूनियर शियोरा क्या ये तुम हो? अब ये सुनने के बाद में जो शियोरा है वो बोलती है कि फाइनली तुमने मुझे रिकॉग्नाइज़ है वो कर लिया और तुम्हें इतना ज़्यादा समय लगा है इसका मतलब मैंने अपने जो चेहरे को काफ़ी ज़्यादा चेंज है वो कर लिया है जिससे कि मैं तुम्हारी पहचान में वो नहीं आई। आखिरकार मैं यहाँ की टीचर बन गई हूँ तो मुझे थोड़ा अपने अपीयरेंस पे तो ध्यान देना ही था। लेकिन हम यहाँ पे कांग के चेहरे को साफ देख सकते हैं, उसके चेहरे का रंग उठ चुका होता है। क्योंकि जो शियोरा है उससे रिलेटेड जो मेमोरी है वो कांग के माइंड में इसलिए नहीं आई क्योंकि वो इस पर्सन को पहले से ही जानता है। क्योंकि ये हंटर अकेडमी के अंदर या हंटर स्कूल के अंदर एक टीचर होती है और जो प्रोटैगनिस्ट है ये उसकी क्लास के अंदर भी एक टीचर के रूप में काम करती है। और जो इस नॉवल है उसका वॉल्यूम 2 आएगा उसके अंदर इसका मेन रोल है क्योंकि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है जिसका नाम है एंटोगोनिस्ट जिसे एंटास भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जो धीरे-धीरे कांग है उसकी मेमोरीज़ वापस है वो आने लगती है और उसे बताया जाता है जो एंटास है वो एक एंटी हंटर ऑर्गेनाइजेशन है और जो एंटास है उनके इंटरनेशनल हंटर अलायंस एनिमी है और उसने काउंटलेस जो हंटर्स हैं उन्हें एलिमिनेट है वो किया है। वो शैडो के अंदर रहने वाला इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है कि आज तक कोई भी उन्हें पूरी तरह से कैप्चर है नहीं कर पाया और थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है वो पता नहीं लगा पाया। तभी जो सीनियर है वो बोलती है कि सीनियर कर तुम इस प्रकार का फेस है वो क्यों बना रहे हो? मैंने बोला ना ये एरिया सेफ है तो तुम्हें चिंता है वो नहीं करनी चाहिए और तुम्हें ये पता होना चाहिए जहाँ पे दीपक जलता है उसके नीचे ही सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है। यानी कि हम जिस एरिया के अंदर है वहाँ पे कोई भी डाउट नहीं करेगा कि हम जो एंटास है उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग है वो करते हैं। ये कहते हुए जो है ना यहाँ पे कांग की प्लेट होती है उससे वो सॉसेज है वो उठा रही होती है। अब यहाँ पे जो कांग है इसलिए सरप्राइज होता है क्योंकि उसने एंटायर नोवेल पढ़ी थी और उसने कहीं पर भी नहीं पढ़ा था कि जो कांग है कभी भी जो एंटास ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड वो करता है। तभी अचानक से जो साइड स्टोरी चैप्टर है वो अनलॉक है वो होने लगते हैं और उसे एक मेसी और बहुत ही खतरनाक डेडली इंफॉर्मेशन प्राप्त है वो होती है कि जो कांग है वो अंटास का एक एसोसिएशन है और जैसे ये इंफॉर्मेशन कांग को पता चलती है उसकी तो रूह ही कांप जाती है। कहाँ वो एक पीसफुल लाइफ के सपने देख रहा था 4 घंटे पहले और कहाँ वो एक इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुका है जिसे कि विश्वव्यापी टेररिस्ट घोषित किया गया है। कांग यहाँ पे इस बात से सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि उसने नोवेल को डिटेल से तो नहीं पढ़ा लेकिन उसके हर चीज़ के ऊपर उसने फोकस किया था और उसे इस बारे में पता नहीं था कि आखिर कांग कब जो एंटास है उसका मेंबर है वो बन गया। तभी उसे एक चीज़ रिकॉल है वो होती है जो ऑथर है स्टोरी ख़त्म होने के बाद में उसने एक आर्टिकल है वो डाला था कि वो जल्द ही साइड जो स्टोरी है उन्हें भी पब्लिश है वो करेगा जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन है वो होने वाली है जो कि ओरिजिनल वर्क है उसके अंदर अवेलेबल है वो नहीं थी। अब उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसे इस बारे में पता क्यों नहीं है और तभी जो सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन देता है कि जो साइड स्टोरी है वो कांग की अब विजिबल है वो हो चुकी है, क्या आप इसे देखना चाहते हैं? तो वो एक्सेप्ट वो कर देता है। तो उसे एक इंफॉर्मेशन वो प्राप्त होती है कि आखिरकार जो कांग है उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन किया। पास्ट के अंदर जब उसने गिल्ड ज्वाइन की थी तब उसका एक कंपेनियन हुआ करता था किम नाम से। वो दोनों मिलकर के काफ़ी अच्छे से जो काम है वो करते थे। वो दोनों ही अनाथालय से बिलोंग वो करते थे और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। 2 साल पहले एक जो पोर्टल है वो अचानक से खुल गया यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया जिससे कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो निकलना शुरू हो गए और उस एरिया के अंदर ये दोनों ही बंदे अवेलेबल थे और इतने सारे मॉन्स्टर को हैंडल वो नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने जो गिल्ड है उसे रिक्वेस्ट भेजी कि आकर के उनकी हेल्प करे। लेकिन उसी समय एक और एरिया के अंदर जो डंजन आउटब्रेक हो गया जिससे कि जो बैकअप है हमारे पास नहीं पहुंच पाया।
तो इसके जो साथी किम है, उसने इसे धक्का दे दिया और अपने आप को सैक्रिफाइस जो वो कर दिया ताकि यहाँ पे जो कांग है वो बच सके। और यहाँ पे जो कांग है उसकी एकमात्र फैमिली किम था जिससे कि वो सबसे ज़्यादा प्यार वो करता था और वो भी सैक्रिफाइस हो गया। और सारी सिचुएशन टेक डाउन करने के बाद में जो गिल्ड है उन्होंने सिंपली बोल दिया कि वो लोग कैपेबल नहीं थे हेल्प करने के, क्योंकि सिटी के दूसरी ओर एक और जो डंजन आउटब्रेक है वो हो चुका था। लेकिन यहाँ पे जो कांग है उसे पता था कि एक्चुअली वो एरिया रईसों का एरिया था, अमीरों का एरिया था और लेकिन वो छोटे रूप का आउटब्रेक था। फिर भी इन लोगों ने उन लोगों पर प्राथमिकता दी और हम जैसे लोग जो कि नॉन हंटर स्कूल से बिलोंग करते हैं, गिल्ड हम लोगों के ऊपर ज़्यादा महत्व वो नहीं देती और शुरू से उनका बिहेवियर हमारे खिलाफ ही रहा है। तो वो गिल्ड से नाराज़ होने के कारण उसने गिल्ड से अपील की कि उसे अपनी कंट्री को छोड़ कर के किसी दूसरी कंट्री के अंदर डिप्लॉय वो किया जाए। और लगभग 1 साल तक चाइना के अंदर रहने के बाद में वो वापस से अपनी कंट्री आ गया और उसी समय वो यहाँ पे जो सेओरा है उससे मिला, जिसने कि उसे इनवाइट किया एंटास के अंदर एंटर करने के लिए। तो कांग को अब समझ में आ जाता है कि अच्छा तो ये जो साइड स्टोरी है इस प्रकार से काम करती है। ये थोड़ा-सा डार्क पास्ट भी रिवील करती है कि किस प्रकार से उसने अंधेरे के अंदर गिर जाने के कारण इस प्रकार से जो इविल ऑर्गेनाइजेशन है उसे जॉइन है वो किया। और सिस्टम इसी प्रकार से आगे भी इंफॉर्मेशन बताता है। ऑर्गेनाइजेशन के जॉइन होने के बाद में वो कंटिन्यूअसली अपनी जो तनख्वाह है उसमें से आधा डोनेट ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली करता रहा। अब कांग सोचता है कि अरे यार ये किस प्रकार का स्कैम है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा दो, आधा पेमेंट दे दो, नहीं नहीं यार यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त होती है कि जो कांग है उसने एक बार जो सेओरा है उसे प्रपोज है वो किया, लेकिन जो सेओरा है उसने बिना किसी हेजिटेट के उसे रिजेक्ट है वो कर दिया। रिजेक्शन खाने के बाद में भी जो कांग है उसने इस प्रकार से रिएक्ट किया कि वो काफ़ी कूल बंदा है और उसे इस बात से कोई भी फ़र्क वो नहीं पड़ता। लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहा था और जब उसे पता चला कि जो सेओरा है किसी हंटर अकेडमी के अंदर है, तो उसने दिन रात एक कर करके हंटर अकेडमी के अंदर जाने के लिए कंटिन्यूअसली स्टडी प्रारंभ वो कर दी। अब यहाँ पे जो कांग है वो सोचता है कि अरे यार ये लुनाटिक बंदा आखिरकार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेओरा के लिए ये इतना हार्ड वर्क कर रहा है। अब इसे अपने ब्रदर किम का रिवेंज वो लेना याद भी नहीं है। तभी जो सेओरा है वो बोलती है कि कांग क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है तुम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो और मैं भी तुम्हें यार इस प्रकार का चेहरा देख करके काफ़ी ज़्यादा डर रही हूँ। और कांग मन के अंदर सोचता है कि आखिरकार तुम शॉक क्यों हो रही हो? तुम्हें तो डरने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत तो मुझे है क्योंकि मेरे ऊपर एक बम फटा है। मुझे अभी-अभी पता चला है कि मैं एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। तभी जो श्योर है वो बोलती है, सीनियर मैं आपकी स्किल्स को जानती हूँ, लेकिन एक हंटर स्कूल के अंदर हायर होना वाक़ई में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भरा काम है। जब मैंने सुना कि आप गिल्ड को छोड़ रहे हैं एक टीचर बनने के लिए, तो मुझे लगा कि आपको कम से कम 2 साल वो लगेंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्विक था। तभी जो कांग है वो बोलता है कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो मन के अंदर सोचता है कि ये जो कांग नाम का बंदा था, इतना ज़्यादा डेस्परेटेड था कि उसे कैसे भी करके हंटर स्कूल का इंस्ट्रक्टर वो बनना है। तो उसने एक ही बार में यानी फर्स्ट ट्राई के अंदर इसे पास है वो कर लिया। तो ज़ेओरा अपना जो चेहरा है या मुँह बनाते हुए बोलती है कि आखिर तुमने इतने लंबे समय तक यानी जो समर वेकेशन थे उसके अंदर मुझे कॉन्टैक्ट है वो क्यों नहीं किया? कम से कम तुम मुझे ये तो बता सकते थे कि तुम पास हो गए। तुम्हें पता है ना जब दूसरों के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है वो करती है। तो जो कांग वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं थोड़ा-सा हिचक रहा था। और हम देखते हैं कि उसका जो हाथ है वो थर-थर काँप रहा होता है और मन के अंदर सोचता है कि ये अच्छी बात है कि मैंने इसे कॉल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इसे कॉल करके पूछ लेता और कोई स्टूपिड बात वो बोल देता तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड स्थिति है वो बन जाती। तभी जो शेर है वो बोलती है कि ठीक है ये तुम्हारा रीज़न रीज़न हो सकता है कि तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन आखिरकार तुमने अचानक से जो डोनेशन है वो स्टॉप क्यों कर दिया? क्योंकि इस मंथ डोनेशन के रूप में कुछ भी नहीं आया। अब ये सुनते ही जो यहाँ पे कांग है वो पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन भी हो चुका है। और जब उसने अकाउंट हिस्ट्री देखी तो उसके अंदर एक छोटा-सा भी सुराग नहीं था किसी भी प्रकार के इल्लीगल ट्रांज़ैक्शन का। और वो सोचता है कि ये सारा एक पैसा मैं अपने रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रकार से इसे पूरी तरह से चूसने वो नहीं दे सकता। तो पूछता है, "श्योरा, ये जो डोनेशन वाली बात है, क्या मैं इसे देना बंद वो कर सकता हूँ?"
तो जो शेयर है वो बोलती है कि हाँ, जैसा कि हमें पता है कि तुम अभी ओवरटाइम भी नहीं कर रहे हो और ये चीज़ मैंडेटरी भी नहीं है कि डोनेशन दो और वैसे भी एक टीचर को कितनी ही सैलरी है वो मिलती होगी। तो अगर हम समझ सकते हैं कि तुम्हारी किस प्रकार की परिस्थिति होगी और वे भी जो अल्टास है किसी को भी फोर्स नहीं करती डोनेशन के लिए। ये टोटली फाइन है अगर तुम नहीं करना चाहते तो। अब ये सुनकर के कांग सोचता है कि ये बंदा वॉलंटरी होकर के कितना ज़्यादा पुश और बन चुका था कि अपने आधे पैसे डोनेशन में देता था। तभी जो सियरा है वो बोलती है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ही पता है कि तुम अपनी जो वर्थ है वो साबित कर रहे हो कि तुम किस प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर आ गए थे। तुमने एक ए रैंकर हंटर को हरा दिया, वो भी एक स्टाई के अंदर। तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी है धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बढ़ने लग जाएगी अगर इसी प्रकार से आप काम करते रहे तो। मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा होनर महसूस होता है कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर सीनियर। चलो मिलकर के पूरे वर्ल्ड को ही चेंज है वो कर देते हैं। ये सुनकर के जो कांग है वो सोचता है कि चेंज कर देते हैं, तुम लोग तो इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अकेडमी के अंदर उनकी कोई खास अलग स्टोरी नहीं है। उनका गोल क्रिमिनल जो ग्रुप होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, चारों ओर डर फैलाना। हाँ, ये बात सच है कि वो लोग बिना किसी रीजन के किसी बंदे को नहीं मारते और वो हंटर स्कूल के अंदर भी किसी प्रकार का पंगा है वो खड़ा नहीं करते जब तक कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है वो ना हो जाए। और जो शेरा है उसका अकेडमी के अंदर ये काम है कि वो जो टैलेंटेड बनते हैं या फिर जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उन्हें नोटिफाई करे और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर रिक्रूटमेंट करना शुरू वो कर दे। और कांग सोचता है कि उसे ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता क्योंकि नोवेल के अंदर इतना ज़्यादा जो डिटेल के अंदर है वो नहीं लिखा था। पता नहीं किस प्रकार की साइड स्टोरी है वो होगी। तो वो यहाँ पे स्योरा से पूछता है कि आखिर अब उसका इस अकेडमी के अंदर क्या काम है, कोई मिशन है क्या? तो जो स्योरा है वो बोलती है कि नहीं, बस तुम अपनी जो स्कूल लाइफ है उसके ऊपर फोकस करो और अपने होस्ट के तो फ्रेंड भी है वो बनाओ। तो कांग है वो बोलता है इस चीज़ के अंदर तो कोई भी दम नहीं है, क्या तुम मुझे एक रफली आइडिया नहीं दे सकती जिससे कि मैं अपना प्लान है वो बना सकूं, उसे एग्जीक्यूट है वो करने का। तो जो श्योर है वो उठते हुए बोलती है इतने कम टाइम के अंदर तुम्हारे पास अभी कोई भी ऑर्डर है वो नहीं है। वैसे भी हाई स्कूल के अंदर तुम अकेले पर्सन हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो मुझे है ना काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि हमें भविष्य के अंदर काफ़ी मौके मिलेंगे एक साथ काम करने के। तो अभी तुम अपनी जो लाइफ है उसे इंजॉय करो और हमें है ना मंथ के अंदर रेगुलरली मिलना चाहिए जो लास्ट ट्यूसडे आता है उसको। क्योंकि जो ट्यूसडे है उस दिन लगभग कोई ऑफिशियल डिनर वगैरह तो होता नहीं, तो तुम फ्री होते होगे तो वो वहाँ पर बैठ करके हम और भी ज़्यादा डिस्कस है वो कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं पहले यहाँ से जाती हूँ। अब ये बात सुन करके तो चक्कर आने लगते हैं कांग को, क्योंकि वो इस पर्सन से कम है वो मिलना चाहता है, क्योंकि जितनी ब्यूटीफुल और इनोसेंट दिखती है उतनी है नहीं। और वो जैसे ही अपनी प्लेट के अंदर देखता है तो उसके सारे सोसेस गायब होते हैं जिसके लिए उसने इतनी ज़्यादा मेहनत वो की थी। और फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है। जो एल्डर है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग है वो करा रहे होते हैं और जो कांग है वो भी ये सोचते हुए जो अपनी बॉडी की प्रैक्टिस है वो करने लग जाता है कि एक बार वो अच्छे से इस चीज़ को सीख जाएगा तो वो इसके लिए एक मैनुअल है वो लिख देगा और उसे वहाँ पे प्रोटैगनिस्ट के लिए छोड़ देगा, जिससे कि जो नोवेल है उसके अंदर कोई भी चेंज है वो नहीं आएगा। बस मुझे यहाँ पे बैठ करके अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना है ताकि जो मैं मार्शल आर्ट टेक्निक है उसे सीख सकूँ। तभी जो एल्डर है वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा जो डेंटियान है उसे ओपन तो कर दिया है, अब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे मास्टर वो करते हो। अब से तुम्हें कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी के अंदर जो डेंटियान है उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसे पूरी बॉडी के अंदर फ्लो है वो कराना है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? और हम देखते हैं यहाँ पे जो कांग होता है काफ़ी ज़्यादा ध्यान के साथ जो इंटरनल एनर्जी है उसे फ्लो कराने की कोशिश वो करा रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक हेजिटेट है वो नजर आती है, जिसे कि जो एल्डर यहाँ पे नोटिस कर लेता है और उसके सिर के ऊपर एक मारते हुए बोलता है कि तुम समझे कि नहीं। तो जो कांग है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ फोकस करने का, आखिरकार मेरे कान तो खुले ही हैं, मैंने सुन तो लिया। तो जो एल्डर है वो बोलता है कि मैं जो व्यक्ति के चेहरे को देख कर ही बता सकता हूँ कि वो कब है ना फोकस नहीं है। तुम्हारे अंदर दिमाग के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है वो चल रही है जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वो दे रही है। तो काम बोलता है एनर्जी के फ्लो को देख करके आपको पता चल गया कि मैं टेंशन के अंदर हूँ। वैसे मास्टर ये बात सच है, मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे एक चीज़ का पता चला है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो जो एल्डर है वो बोलते हैं कि मैंने अपने एज के अनुभव से हो सकता है तुम्हें कोई गाइडेंस है वो प्रदान कर दूँ, तो तुम मुझसे है ना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हो।
तो जो कांगो बोलता है, मास्टर आपको क्या लगता है कि मैं किस प्रकार का पर्सन हूँ? मतलब एक अच्छा पर्सन या बुरा पर्सन? तो जो एल्डर है वो बोलता है कि आखिर मुझे कैसे पता होगा मूर्ख, मैं कौन-सा तेरे साथ है वो रहता हूँ। अब यहाँ पे कांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ओल्ड मैन पे आ रहा होता है कि ये बंदा कितना ज़्यादा अननोइंग है। फिर जो एल्डर है वो बोलता है, तुम्हें देख कर के ऐसा लगता है कि तुम एक अनलकी गिगुलो हो, जिसे कि जो यमराज है उसने एक हैंडसम चेहरे के साथ रिबोन है वो करा दिया। अब एक्चुअली एल्डर ने ये बात मज़ाक के अंदर बोली होती है, लेकिन होती हकीकत है। तो यहाँ पे जो कांग मन के अंदर सोचता है पसीना-पसीना होते हुए कि मुझे माफ़ कर देना मास्टर आपके ऊपर डाउट करने के लिए। और यहाँ पे जो एल्डर है वो आगे बोलते हैं, जो गुड और बैड है वो कोई भी चीज़ नहीं है। नॉर्मली जो गुड होती है वो अच्छी चीज़ को प्रेज़ेंट करती है और जो बैड होती है वो बुरी चीज़ को। लेकिन ये जो चीज़ें वो मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मायने चीज़ रखती है पावर। अगर तुम्हारे पास पावर है और तुम जीत गए, तो तुम बुरे होते हुए भी अच्छे हो जाओगे और अच्छे होते हुए भी बुरे। क्योंकि जो जीतता है वो सारे एविडेंस को क्लियर आउट कर देता है, ताकि वो अपने आप को सच साबित वो कर सके। और जो अच्छे लोग होते हैं मारे जाते हैं, अब मरने के बाद में वो कभी भी अपनी अच्छाई को साबित वो नहीं कर सकते। बिना पावर के अच्छी और बुरी चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से इल्यूजन है। अगर तुम्हारे पास पावर है तभी तुम इस चीज़ के अंदर हेल्प वो कर सकते हो। और मुझे लगता है कि मेरी ये नॉलेज, मेरे ये जो वाक़ये हैं तुम्हारे काम आएँगे और तुम्हारे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प वो करेंगे। तो यहाँ पे जो कांग है वो अपने मास्टर को शुक्रिया अदा वो करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी एल्डर के लिए काफ़ी सारे खाने के आइटम वो लाया होता है। और फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे कांग और जो सेओरा होते हैं वो बैठ कर के डिनर या लंच कुछ कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कांग सोचता है कि मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ वो जीनी है और स्टॉक के अंदर पैसे लगाने हैं और काफ़ी पैसों के साथ एक रिटायरमेंट है वो लेना है। मुझे किसी भी टेररिस्ट या एसोसिएशन या फिर किसी प्रकार के रिवेंज के अंदर नहीं पड़ना है। ये चीज़ें मेरे लिए मैटर वो नहीं करती। अब इस वर्ल्ड के अंदर कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, मुझे उस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। तभी हम देखते हैं जो सेओरा है वो बोलती है, सीनियर आखिरकार हम लोगों ने तो बात की थी ना जो लास्ट ट्यूसडे है हम उस दिन मिलेंगे, तो तुमने इतनी जल्दी मुझे क्यों बुला लिया? तो जो कांग है वो बोलता है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो जो शेर है वो बोलती है कि सीनियर बोलो ना क्या दिक्कत है? तो काफ़ी हिम्मत करते हुए और हेजिटेट करते हुए जो कांग है वो बोलता है कि क्या मैं जो एंटास है उसे क्विट कर सकता हूँ? अब ये सुनते ही एक पल के लिए श्योरा सरप्राइज होती है और उसके हाथ के अंदर जो चम्मच या फोक होती है उसे वेपन बनाते हुए एक डेडली अटैक कांग के ऊपर कर देती है।